नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। नीतीश कुमार जब बिहार की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के तौर पर ढंग से बैठे तो वह अक्सर यह कहा करते थे कि लालू ने तो लोगों का मजाक ही बना दिया है। वह हैरान होते थे कि किस तरह कोई बिना काम किए सिर्फ मुहावरे और चुटकुले सुनाकर 15 साल तक राज कर सकता है। हंसी मजाक सेहत के लिए अच्छा होता है, नीतीश कुमार कहा करते थे, लेकिन यह मजाक जरा लंबा चल गया। इससे नवंबर 2005 में आकर के राहत मिली है। उन्हें तब जाकर के सत्ता हासिल हुई थी। इस बात का जिक्र इंडियन एक्सप्रेस के बिहार के सीनियर एडिटर संतोष सिंह ने अपनी किताब लालू नीतीश का बिहार कितना राज कितना काज में किया है। अब देखिए, समय का चक्र कुछ ऐसे बदला है कि नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से सार्वजनिक मंच पर ऐसे बयान और ऐसी हरकत करते हुए नजर आए हैं जिससे लगता है कि उनकी मनोदशा सार्वजनिक तौर पर उन्हें मजाक का विषय बना रही है। आप बिल्कुल ठीक समझे, यहां नीतीश कुमार के इस वायरल वीडियो की बात की जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखकर यही कहेगा कि नीतीश कुमार का व्यवहार यहां सही नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से समय समय पर कुछ ऐसी बातें कही हैं जो यह बताती हैं कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। इन सबसे अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वाकई वह मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, मेंटली हेल्दी हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट चल रही थी कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई में नीतीश कुमार आगे आएंगे। बातचीत चल रही थी कि अब नीतीश कुमार बिहार की राज्य की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति की तरफ रुख करेंगे, विपक्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। मगर अचानक सब कुछ बदल गया, अचानक से बदला। नीतीश कुमार ने बिहार में राजद का गठबंधन तोड़ दिया और भाजपा का हाथ थाम लिया। तब से लगातार नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरे प्रश्न खड़े हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें चलती हैं कि नीतीश कुमार अपना दिमागी का नियंत्रण ही खो चुके हैं। उनके दिमाग पर कुछ अधिकारी, जेडीयू के कुछ नेता और भाजपा के कुछ नेताओं का नियंत्रण चल रहा है। जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि वह बहुत लंबे समय से गांजा का सेवन कर रहे हैं, इसलिए 74 साल की उम्र में वह भयंकर तौर पर मति भ्रम का शिकार बनते जा रहे हैं, जहां पर कभी कभार ऐसे होता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वह क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बात यह है कि नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के अटकलों के बाजार में बहुत सारी अटकलें फैली हुई हैं। मगर पब्लिक मंच से जितनी सच्चाई निकल सकती है और कैमरा जितनी सच्चाई को पकड़ लेता है, वह सच्चाई यह कह रही है कि मामला गड़बड़ होने की संभावना है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत सवालों के कटघरे में खड़ी है। एक व्यक्ति के लिहाज से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक बीमारी का शिकार है तो यह बहुत ज़्यादा दुखद बात होती है, और नीतीश कुमार के लिए भी यह दुखद बात है और हम सबके लिए भी। भाई, इतने लंबे समय तक वह नेता रहे हैं। मगर नीतीश कुमार एक व्यक्ति से ज़्यादा बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए अगर नीतीश कुमार की मानसिक हालत सही नहीं है तो नीतीश कुमार सहित नीतीश कुमार को सपोर्ट करने वाले सभी राजनीतिक दल और नेताओं के प्रति गुस्सा पनपता है कि वे एक मानसिक तौर पर कमजोर व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर क्यों बैठा कर रखे हुए हैं। क्या वे बिहार की 13 करोड़ की जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? भारत का संविधान कहता है कि जो राज्य की विधायिका का हिस्सा होगा, उसके लेजिस्लेचर का हिस्सा होगा, वही मुख्यमंत्री बन सकता है। और विधायिका का हिस्सा बनने के लिए कई शर्तों के साथ एक शर्त यह भी है कि वह व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ होना चाहिए, मेंटली हेल्दी होना चाहिए। अगर वह मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो वह विधायिका का हिस्सा नहीं बन सकता है। यानी हाल फिलहाल नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि एक स्वतंत्र तौर पर एक मेडिकल कमेटी गठित कर
पूरे प्रमाण के साथ सबके सामने यह साबित करें कि नीतीश कुमार किसी भी मानसिक बीमारी का शिकार नहीं हुए हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं। नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर दावेदारी भी कर रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन दाखिल करें तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्षी दल या किसी की शिकायत पर नीतीश कुमार की मानसिक हालत की मेडिकल जांच करवाए, और जब यह साबित हो जाए कि वह मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं तभी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन आप सब जानते ही हैं कि सत्ता हथियाने की कोशिश में पॉलिटिकल पार्टी के बीच किस तरह का नेटवर्क काम करता है, और उस नेटवर्क के बीच में चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं। नीतीश कुमार ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्णिया की रैली में यह बात कही थी कि यह उनका अंतिम चुनाव है। मगर नीतीश कुमार का सत्ता मोह कह लीजिए या उनकी मानसिक मनोदशा की कमजोरी का फायदा उठाने वाले गिरोह की स्ट्रैटेजी और रणनीति कह लीजिए कि वह फिर से 74 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी ठोक रहे हैं। और नीतीश कुमार के जो बेटे अब तक राजनीति से दूर थे, निशांत जी, वह भी अब चुनावी राजनीति में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो इन सारे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत दूर से केवल इतना अटकल लगाया जा सकता है कि क्या ये सारे जो कदम है नीतीश कुमार खुद उठा रहे हैं या पीछे कुछ और भी है। नीतीश कुमार के पहचान के साथ भाजपा के गठबंधन को बिहार में ईबीसी का जो वोट मिलेगा वह नीतीश कुमार के बिना नहीं मिल सकता है, और यह वोट पूरी तरह से इधर उधर भटक ना जाए तो संभव है कि शायद इसी के लिए नीतीश कुमार के बेटे को भी उतारा गया हो। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितनी भी अटकलबाजी खड़ी हो रही है उन सबको नीतीश कुमार ही अंत में जाकर के दूर कर सकते हैं। वह खुद आए, दिखाए कि भाई इतने लंबे समय तक वह नेता रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द जो उनके सबसे खास सहयोगी हैं वह खुद खड़ा होकर के आगे आएँ और कहें कि इनकी मानसिक स्वास्थ्य खराब है या गड़बड़ दिख रही है या लोग सवाल उठा रहे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए इनकी तरफ से एक स्वतंत्र जांच कमेटी बैठाई गई है, मेडिकल कमेटी है, और ये जो रिपोर्ट पेश करेगी वह देख लीजिएगा कि क्या हकीकत है और क्या गलत है, या खुद उनको आगे बढ़कर करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने इस पूरे मामले पर एक्स पर ट्वीट कर यह कहा है कि अब मामला व्यक्ति विशेष के लिए दुख प्रकट करने से बहुत आगे जा चुका है। अब तो यह आशंका है कि इस तरह की चिंताजनक हालात में सरकार की कुंजी और पूंजी कौन नियंत्रित कर रहा है, या फिर यूं कहें कि नियंत्रण है भी या नहीं। बहुत गंभीर सवाल है। यही होता है। 74 साल के नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ पर खड़ा होता सवाल हमें यह भी बताता है कि हमारे देश की राजनीतिक सत्ता जैसी दिखती है वैसी है नहीं। देश की लेजिस्लेचर, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बारे में हमने किताबों में जो पढ़ा है, हकीकत में इनका रवैया बिल्कुल अलग है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत शर्मा का मामला ही देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत शर्मा के घर में आग लग गई। वह अपने परिवार के साथ घर से बाहर गए थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल किया, अच्छी बात है। फायर ब्रिगेड आया वहां पर, उन्होंने आग बुझाई और उन्होंने ये देखा कि यशवंत शर्मा के घर के एक रूम में भारी मात्रा में कैश पड़ा हुआ है। उन्हें भारी मात्रा में कैश मिला। कैश कितना मिला है इसकी कोई ठोस जानकारी अब तक नहीं आई है। केवल कहा जा रहा है कि भारी मात्रा मिला है, और लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी आंकड़ा आया है कि शायद 15 करोड़ से ज़्यादा कैश मिलने का अनुमान है। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे 15 करोड़ क्या होता है। आजकल जो भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो भी जज हैं बड़े बड़े, वो तो इतना आराम से कमा लेते हैं। यहाँ तो जज साहब की बात हो रही है तो ये भी आराम से कमा लिए होंगे, ठीक बात है। मगर सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए तो बात यही दिखेगी कि क्या भारत में कोई भी जज ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम करते हुए 15 करोड़ रुपये की राशि जमा कर सकता है। यहां तो 15 करोड़ से ज्यादा केवल कैश में वसूली हुई है, यानी भ्रष्टाचार और बेईमानी की पूरी संभावना है। हो सकता है उसने ऐसे ऐसे फैसले दिए हो जो न्याय की बुनियाद पर गलत फैसले हो। जज साहब के कामकाज की पूरी छानबीन होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिरकार सच क्या है। मगर यह सब नहीं हुआ यह कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत शर्मा के घर से जब घर में भारी मात्रा में कैश
मिलने की खबर मिली लोकल पुलिस को, तो वह लोकल पुलिस से होते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास पहुंची और सीनियर पुलिस ऑफिसर से होते हुए सरकार के बड़े अधिकारियों के पास यह खबर पहुंची और सरकार के बड़े अधिकारियों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना तक यह खबर पहुंची। तुरंत कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में यह फैसला नहीं हुआ कि जज साहब के पास इतना पैसा कहां से आया है, इसकी जांच होनी चाहिए, बल्कि भारत में न्याय के सबसे धुरंधर खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया कि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट से जज बनकर आए थे, इनका ट्रांसफर फिर से वहीं कर दिया जाए। अब बताइए यह कैसा इंसाफ हुआ। पर यह भी सोचिए कि इंसाफ करने वालों ने आखिरकार ऐसा इंसाफ दिया क्यों होगा। जस्टिस यशवंत शर्मा ने बहुत लंबे समय तक वकालत की है और उसके बाद वो जो उनकी एक्सपर्टीज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, लेबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स लॉ, इंडस्ट्री लॉ से जुड़े मामले में वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जज के तौर पर नियुक्त हुए और उसके बाद साल 2021 में दिल्ली में नियुक्ति इनकी हुई जज के तौर पर। इनका इतना लंबा कैरियर इतना तो बता ही रहा है कि जज यशवंत शर्मा की कमाई की ईमानदारी से छानबीन होनी चाहिए। अगर जज यशवंत शर्मा की कमाई की ईमानदारी से छानबीन करने का फैसला नहीं आता है तो यह हमारी पूरी जुडिशियल सिस्टम पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करने वाला प्रश्न बनकर हमेशा हमेशा की तरह मौजूद रहेगा। जस्टिस यशवंत शर्मा को फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में यह लिखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी दिक्कतें हैं महोदय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जजों की बहुत कमी है सुप्रीम कोर्ट जी, मगर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का जस्टिस यशवंत शर्मा को फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का फैसला यह गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि क्या हम यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरे का डिब्बा है। इस तरह के फैसले से न्यायपालिका में जनता का भरोसा कम होगा। और इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि जज साहब के घर से बवाल भी हुआ इस पर राज्यसभा में। तो जो पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा वो हम बता देते हैं कि जज साहब के घर में इतने भारी कैश की बरामदगी का मामला बेहद संगीन है, तबादले मात्र से इसे रफा दफा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस वर्मा उन्नाव रेप केस सहित अन्य कई गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे थे। न्यायपालिका में देश का विश्वास बनाए रखने के लिए ये पता लगाना जरूरी है कि ये पैसा किसका है और जज साहब को क्यों दिया गया। न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि कानून अंधा नहीं है, ये सबको बराबरी की नज़र से देखता है। इस मामले में यह बात साबित भी होनी चाहिए। वैसे ईडी सीबीआई से बेहतर काम तो फायर ब्रिगेड कर रही है। शुक्रिया।